Hi, this is Suresh. Today I will discuss with you fourth trade theory, which is opportunity cost theory. It is also called neoclassical theory given by Gottfried Haberler. His book was The Theory of International Trade, published in 1936. Introduction of the theory. One of the main drawbacks of the Ricardian comparative cost theory was that it was based on labor theory of value. जो रिकार्डो की थ्योरी थी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, वो उसका जो मेन ड्रॉबैक था वो क्या था, ये किसके ऊपर बेस्ड थी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के ऊपर, विच स्टेट्स दैट द value or price of a commodity was equal to the amount of labor time. जो कॉस्ट को किस में मेजर करती थी, लेबर के अमाउंट में या फिर लेबर टाइम के, गोइंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द commodity. Gottfried Haberler gave new life to the comparative cost theory by restating, इसको रीस्टेट किया मतलब दोबारा इसकी डेफिनेशन दी, द थ्योरी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसकी टर्म्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म्स में, इन 1933. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी थी वो कब लिखी गई, 1933 में, लेकिन जो इनकी बुक थी द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो कब पब्लिश हुई, 1936 में, जिसमें इस थ्योरी को ऐड किया गया. Now assumptions. It is 2 into 2 into model. We already know 2 is represent two nations, second 2 represent the two commodities, and third 2 represent the factor of production. Here the two factors of productions, labor and capital. Second assumption, factors of production are perfectly mobile within a country but immobile between the country. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर नहीं जा सकते प्रोडक्शन करने के लिए. और थर्ड अजम्पशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन सप्लाई, और जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल वो सप्लाई में फिक्स्ड हैं. ठीक है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ फैक्टर एंड प्रोडक्ट मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है दोनों मार्केट में. प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर एंड कैपिटल, उनका प्राइस है वो किसके इक्वल है, इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल. ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो फैक्टर्स हैं वो फुली एम्प्लॉयड है. फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पर किसी प्रकार का कोई बैरियर्स नहीं है, लाइक टैरिफ, कोटा एक्सेट्रा. नो टेक्नोलॉजिकल चेंज, और कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं है. कोस्ट विल बी इंक्रीजिंग, देयर इज न्यू थिंग इज कोस्ट विल बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कॉन्स्टेंट. ठीक है. ये तीनों टाइप की कोस्ट इसको में यूज की गई है. जो एब्सोल्यूट एडवांटेज कोस्ट थ्योरी थी एडम स्मिथ की, उसमें उन्होंने भी, और जो रिकार्डो की थ्योरी थी कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी, दोनों ने कोस्ट को कांस्टेंट लिया था, लेकिन जो हैबरलर है इन्होंने कोस्ट को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट माना है. अब अपॉर्चुनिटी कोस्ट की डेफिनेशन क्या है. द अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द अमाउंट ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट मस्ट बी गिवन अप. ये क्या है, एक प्रोडक्ट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या होगी कि अमाउंट ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट मस्ट बी गिवन अप. जो दूसरे प्रोडक्ट की मात्रा है, क्वांटिटी है, वो हम त्याग देंगे, उसको हम छोड़ देंगे इन ऑर्डर टू रिलीज. उसको हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसको रिलीज़ करने के, जस्ट इनफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को पाने के लिए टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट. जो फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता करनी थी, उसके एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो दूसरी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके उतने रिसोर्सेज को छोड़ देंगे जितने से कि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट फर्स्ट प्रोडक्ट की प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है.
Now explanation of the theory. The opportunity cost of a commodity is the amount of a second commodity. जो किसका अमाउंट है, सेकंड कमोडिटी का, दैट मस्ट बी गिवन अप, जिसको हम छोड़ रहे हैं, जिसको हम गिव अप कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिलीज जस्ट इनफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पाने के लिए, मतलब रखने के लिए, टू बी एबल टू प्रोड्यूस, जिसको का यूज़ करके हम क्या कर सकें, प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी, फर्स्ट कमोडिटी है उसका एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सपोजिंग दैट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 units of good X are equal to the resources required to the produce 2 units of good Y। जो X गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट जो X है, X गुड है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए Y के और Y की 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो सेम यूज़ होते हैं। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, एक यूनिट ऑफ एक्स की, 1 unit of x इज़ 2 units of y, बिकॉज देयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इक्वल टू प्रोड्यूस 1 unit of x और 2 units of y, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 unit of y इज़ 0.5 unit of x। ठीक है, now according to the opportunity cost theory, a nation with a lower opportunity cost for a commodity has a comparative advantage, जिसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कम होगी जिस नेशन की, जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, तो उसका क्या होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा इन दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, एंड अ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज किस में होगा, इन द अदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 unit of x इज़ 2 unit of y, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक यूनिट x की प्रोड्यूस करने में, हमें 2 यूनिट y को गिव अप करना पड़ रहा है इन कंट्री A, एंड 1.5 unit of y इन कंट्री B, और जो B कंट्री है उसमें एक यूनिट x की प्रोड्यूस करने के लिए 1.5 unit of y को गिव अप करना पड़ रहा है। देन कंट्री A मस्ट स्पेशलाइज, तो कंट्री ए को स्पेशलाइज किस में करना चाहिए, इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स, एंड इम्पोर्ट करना चाहिए वाई को फ्रॉम ए, रादर देन प्रोड्यूसिंग इट एट होम। यहाँ बी आएगा सर, और इम्पोर्ट किससे करना चाहिए वाई को, बी कंट्री से, रादर देन प्रोड्यूसिंग इट एट होम, और ए को खुद प्रोड्यूस करने के बजाय बी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसके 3 केसेस बनते हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट। तो इन दिस, इस पार्ट में हम इंक्रीजिंग कॉस्ट के केस को देखेंगे, और अगली 2 वीडियो में हम कांस्टेंट कॉस्ट और डिक्रीजिंग कॉस्ट के केसेस को देखेंगे। ठीक है, सो देर आर 2 नेशंस, 2 नेशंस हैं यहाँ, अपॉर्चुनिटी OCT, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट। यहाँ 2 नेशंस हैं, फर्स्ट इज पुर्तगाल एंड सेकंड इज इंग्लैंड, आर प्रोड्यूसिंग 2 गुड्स, और 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वाइन एंड क्लोथ, विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किससे रिप्रेजेंट की गई है यहाँ, PPC, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ए ये रही यहाँ A और A, जो ये PPC कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेशन A की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। ठीक है, और PA है जो ये वाली लाइन, ये क्या है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन है। ठीक है, और जो ये I कर्व है ये हाईएस्ट कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को शो कर रही है, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व होती है वैसे ही इसी प्रकार कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होती है। अंडर अटार्की सिचुएशन कौन सी होती है, जब हम कोई ट्रेड ना कर रहे हों। अंडर अटार्की सिचुएशन द कंट्री इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो कंट्री कहाँ इक्विलिब्रियम में है,
पुर्तगाल है जो वो यहाँ ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग एट ई, प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग ओसी ऑफ क्लोथ, ओसी क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है इसको, एंड ओ डब्ल्यू वाइन का, ठीक है। द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहाँ पर जो प्राइस लाइन है वो कम्युनिटी इंडिफरेंस का टेंजेंट है, जहाँ गिवन डोमेस्टिक प्राइस लाइन PA द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व AA एंड द हाईएस्ट इंडिफरेंस करो। तो ये यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम है किसका, पुर्तगाल का। नाउ सेकंड नेशन इज इंग्लैंड। BB रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो ये B है, B से यहाँ तक ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो कर रहा है किसका, इंग्लैंड का। एंड PB शोज द प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस लाइन, एंड I1 is show कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। I1 similarly in autarkic condition England produce OC1 cloth and consuming OW1 वाइन, ठीक है। इतना वाइन का प्रोडक्शन और इतना क्लोथ का प्रोडक्शन और कंजप्शन इंग्लैंड कर रहा है, कहाँ, कब, बिफोर ट्रेड से पहले, अटार्की सिचुएशन में, ठीक है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होगा, जहाँ जो डोमेस्टिक प्राइस लाइन है PPC को और हाईएस्ट कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंट है, यहाँ इसका इक्विलिब्रियम होगा। सो a comparison of the shape of the PPC of Portugal with that of the PPC of England, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंपैरिजन है वो इंग्लैंड का और पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच, मेक्स इट क्लियर दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन, जो वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्लोथ इज़ लोअर इन पुर्तगाल एंड हायर इन इंग्लैंड। ये कैसे, आगे यहाँ देखते हैं। देखो ये वाइन और ये क्लॉथ और ये पुर्तगाल, और ये इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ क्लॉथ और यहाँ वाइन। जो PPC थी ये, अगर यहाँ इस पॉइंट पर अगर जो पुर्तगाल है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहेगा वाइन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोथ के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, C.2, यहाँ W.2। तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, अगर वाइन का इतना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए तो इसको देखो, बिल्कुल इतना सा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए वाइन का इंग्लैंड को क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा क्लोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इनकी PPC कर्व है, इससे बिल्कुल क्लियर है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वाइन की पुर्तगाल में वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम अंडर ट्रेड, जब ट्रेड होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, सो इफ पुर्तगाल एंड इंग्लैंड एंटर इनटू ट्रेड विद ईच अदर, the international price line
जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन है वो नाइदर बी एज फ्लैट एज द ऑटोरकी प्राइस लाइन इन पुर्तगाल नोर बी एज स्टीप एज द ऑटोरकी प्राइस लाइन इन इंग्लैंड पीबी। ये कह रहा है कि जो जब ये इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करेंगे तो जो प्राइस लाइन है वो जैसे कि पुर्तगाल में पहले थी जितना फ्लैट थी उतना फ्लैट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगी और ना ही उतना स्टीप होगी जितना कि इंग्लैंड में बिफोर ट्रेड थी। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ इंटरनेशनल प्राइस लाइन वुड बी समवेयर इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा इसका जो स्लोप है प्राइस लाइन, इंटरनेशनल प्राइस लाइन का। ठीक है, I2 रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट कम्युनिटी इंडिफरेंस करो। जो ये I2 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाईएस्ट कम्युनिटी इंडिफरेंस कर को। और जो PI है ये किसको शो कर रहा है? इंटरनेशनल प्राइस लाइन को। ठीक है, और ये क्या है? जो डोमेस्टिक प्राइस लाइन थी किसकी? पुर्तगाल की PA और PA, और ये क्या थे? कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पुर्तगाल की। ठीक है, आई फर्स्ट पहले इसका जो इक्विलिब्रियम था बिफोर ट्रेड ऑटोरकी सिचुएशन में वो कहा था E पॉइंट पे। PI रिप्रेजेंट द पॉसिबल इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। पुर्तगाल विल एक्सपेंड द आउटपुट ऑफ वाइन। जो पुर्तगाल है वो वाइन के आउटपुट को एक्सटेंड करेगा बाय MN, इतना एक्सटेंड करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द आउटपुट ऑफ क्लोथ बाय EM। और जो क्लोथ है इस साइड ये लिखा हुआ क्लोथ, इसको मतलब सेक्रीफाइस करेगा, गिव अप करेगा, इसको इसके प्रोडक्शन को कम कर देगा। कितना? EM, तभी तो इतना इंक्रीज कर पाएगा ये। इफ़ पुर्तगाल विशेस टू मेंटेन, और अगर यह अपना जो कंजप्शन लेवल है वो ट्रेड से पहले जो जितना कंजप्शन था, ओल्ड लेवल था ऑफ OW, इतना कंजप्शन अगर रखना चाहे पहले ही, तो इट कैन एक्सपोर्ट MN। तब इसके पास कितना बचेगा? जो MN पार्ट है वाइन का वो एक्सेस में है, सरप्लस है, तो इसको क्या करेगा? वो एक्सपोर्ट करेगा एंड गेट इन एक्सचेंज ME2। और इतना जो है वो क्लोथ कहाँ से एक्सचेंज करेगा? वो मतलब लेगा, रिसीव करेगा, इंपोर्ट करेगा इंग्लैंड से। ठीक है, सो गेन ऑफ पुर्तगाल, जो पुर्तगाल का गेन कितना होगा? इतना क्लोथ तो वो ऑलरेडी अपने बिफोर ट्रेड कर सकता था M से E तक। ठीक है, लेकिन अब उसको कितना मिल रहा है? M से E2 तक, तो इसका गेन कितना हुआ? E से E2 तक इसका पुर्तगाल का गेन हुआ। ठीक है, अब जो इंग्लैंड का है इक्विलिब्रियम अंडर ट्रेड, तो सेम वही है। जो PI और PI है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो। और ये PB और PB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो डोमेस्टिक प्राइस लाइन थी इंग्लैंड की उसको। और ये I1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व थी जो इंग्लैंड की वो। और ये I3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनेशनल जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है उसको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बिफोर ट्रेड कितना प्रोड्यूस कर रहा था इंग्लैंड? OC1 क्लोथ एंड OW1 वाइन। ठीक है, अब ये एक्सटेंड कर अपने जो प्रोडक्शन है उसको एक्सटेंड करेगा कितना? TS तक। ठीक है, इंग्लैंड विल एक्सपेंड द आउटपुट ऑफ क्लोथ को के आउटपुट को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी? क्लोथ को प्रोड्यूस करने की कम है और वाइन को प्रोड्यूस करने की ज़्यादा है। तो ये क्लोथ का प्रोडक्शन एक्सटेंड करेगा बाय TS, इतना प्रोड्यूस करेगा। और इसके लिए इसको जो ये W2
और W1 है, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको इसके प्रोडक्शन को, वाइन के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा इसके TS को बढ़ाने के लिए, ठीक है। TS जो प्रोडक्शन है, TS अमाउंट ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए W1 W2 वाइन के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यह अपना जो ओल्ड लेवल ऑफ कंजप्शन मेंटेन रखता है, ठीक है, OT इतना, ठीक है, इतना जो कंजप्शन लेवल है इसका क्लॉथ का वो मेंटेन रखता है, और जो TS है इसके पास वो क्या होगा, अब सरप्लस होगा, क्योंकि ये ओल्ड लेवल ऑफ कंजप्शन को मेंटेन रखेगा। तो TS सरप्लस इसको एक्सपोर्ट करेगा, वो किसको, पुर्तगाल को, और उससे क्या लेगा, वाइन लेगा। तो जब यह खुद प्रोड्यूस कर रहा था OW2 और OC1 क्लॉथ और वाइन, तब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ था, E1 पर। लेकिन जो TS है, एक्सेस है उसके पास, इसको एक्सपोर्ट करके वो कितना अमाउंट देगा, इंपोर्ट करेगा E3 तक। तो जो इसका सरप्लस होगा, गेन होगा, वो कितना होगा, क्योंकि पहले इसके पास इतना वाइन था, ठीक है, लेकिन अब उसको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, E1 to E3, ठीक है। तो गेन कितना होगा इंग्लैंड का, E1 से E3। द डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ इज़ द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस है वो किस पे बेस्ड है, स्पेशलाइजेशन पे एंड ट्रेड पे। वी हैव अज्यूम्ड that Portugal would wish to maintain the pre-trade level of consumption of wine and England the pre-trade level of consumption of cloth, but the real situation may be different। लेकिन जो real situation है वो इससे अलग भी हो सकती है। कंजप्शन ऑफ दीज कमोडिटीज़ बाय रिस्पेक्टिव कंट्रीज अंडर ट्रेड में बी लेस और मोर। जो कंजप्शन है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है अंडर ऑटर्की, सो दैट कम्युनिटी वेलफेयर विल कुड बी मैक्सिमाइज। सो इस तरीके से क्या होगा, जो कम्युनिटी का वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होगा। इन द गिवन एग्जांपल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अंडर कंडीशंस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। हमने किसका केस देखा है, सिर्फ इंक्रीजिंग कॉस्ट का, इन विच नाइदर कंट्री विल बी कम्प्लीटली स्पेशलाइज्ड, और दोनों कंट्री ही कम्प्लीटली स्पेशलाइज्ड नहीं है, मतलब किसी भी एक गुड्स का प्रोडक्शन ना करके दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कांस्टेंट कॉस्ट और डिक्रीजिंग कॉस्ट को डिस्कस करेंगे।